हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना 9 लैमार्कवाद स्टार्ट कर रहे हैं और डार्विनवाद को बताएंगे। 9 लैमार्कवाद में लैमार्कवाद जब गलत सिद्ध होने लगा कि भाई अगर हम चूहों का पूंछ 21-22 पीढ़ी तक काट देते हैं तो फिर उनकी संतानों में पूंछ दोबारा नहीं होने चाहिए थे। लेकिन तब लैमार्क जी को धक्का लगा यार कि मेरी बात तो सही में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जिस अंक का जितना उपयोग करोगे वो उतना बलिष्ठ होता जाएगा, वो उतना मजबूत होता जाएगा। और जब हम पूंछ का उपयोग ही नहीं किए, काट दे रहे तो पूंछ नहीं होना चाहिए था, फिर भी पूंछ आ रहा है चूहों में, तो क्यों आ रहा है? तो इसके लिए तब लैमार्क जी ने अपने नए सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया? 9 लैमार्कवाद। इन्होंने कहा कि परिवर्तन दो तरह के होंगे। परिवर्तन कितने तरह के होंगे? दो तरह के। पहला परिवर्तन होगा दैहिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होगा आनुवांशिक परिवर्तन। तो दैहिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, दैहिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें बाह्य वातावरण के कारण होता है। बाह्य वातावरण के कारण होने से इस परिवर्तन में जो भी चेंजिंग आती है वो हमारे इस शरीर पर आती है, और इस शरीर पर जब चेंजिंग आएगी तो वो आनुवांशिक नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कहीं थोड़ा बहुत चोट वोट लग गया, ठीक, क्रिकेट से खेल रहे हैं, हाथ में लग गया, फट गया, टाका लगा, निशान पड़ गया, ठीक, चेहरे पे लग गया, या मम्स वम्स हो गए तो दाग पड़ जाता है ना, जैसे मम्स वम्स के ऐसे ऐसे दाग बन जाते हैं, वो नहीं गए तो क्या आपका बच्चे के भी दाग पैदा होगा? क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, मान लीजिए आप बड़े हो रहे, कहीं खेल रहे थे, आँख में लग गया, आँख अंधी हो गई, ठीक, तो क्या आपका बच्चा अंधा होगा? नहीं। ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाता है? दैहिक परिवर्तन, जो बाह्य वातावरण के कारण होता है या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक, अब दूसरा परिवर्तन होता है आनुवांशिक परिवर्तन। गुणसूत्र में जो जीन्स होते हैं, गुणसूत्र में जो जीन्स होते हैं, यदि उनमें परिवर्तन कर दिया जाए तो वह परिवर्तन कैसा कहलाएगा? आनुवांशिक परिवर्तन। और आनुवांशिक परिवर्तन से क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। जैसे मान लीजिए आपकी आंखें गोरी है या आपकी आंखें नीली हैं तो आपके बच्चों में भी यह गुण जाएगा। मान लीजिए आप गोरे हैं तो आपका बच्चा भी गोरा होगा, पत्नी भी गोरी है तो बच्चा गोरा होगा। लेकिन अगर कोई परिवर्तन है, जैसे मान लो पति काला है और पत्नी गोरी है, तो देखिएगा खानदान में का बच्चा काला ब्लैक डायमंड आएगा, पक्का, निश्चित, फिक्स है। ठीक है ना? सब रंग कच्चा, समरिया रंग पक्का, उसरवा करिएवा दूर से क्रिस गेल का औलाद दिखाई देगा। तो बात समझ मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ठीक। इसीलिए देखिए क्रिस गेल लोग ना, जैसे अब खुद हफ्सी लंबे लंबे हैं वैसे, और भयंकर काली काली शरीर, वैसे भयंकर काले काले लोगों से विवाह करते हैं। अब जब भैंसा के संतान हुई तो पढ़िए पढ़वा हुई सारे के, क्या कहते हैं, इंसान होंगे, गाय भैंस देंगे। तो वो मतलब कहने का कि वो लोग लंबे काले रहते हैं तो उनके बच्चे भी लंबे काले ही होंगे ना भाई, बोलो, इंसान की तरह होंगे। ठीक, और हम लोगों का क्या कहते हैं, छोटे छोटे नाटे नाटे बच्चे पैदा हो गए, हम लोगों को ये कहते हैं। खैर ठीक है, सब जलवायु का भी असर है। अब आता है आधुनिक मत, लैमार्कवाद से जाना गया। ठीक, जो आधुनिक मत है वो लैमार्कवाद के नाम से जाना गया, 9 लैमार्कवाद के नाम से। लैमार्कवाद के पक्ष में कई उदाहरण दिए गए, जैसे पैवलोव के कुत्तों का प्रयोग, इन्होंने कुत्तों को अभ्यास करके सिखाया था खाना खाने के लिए। ठीक, तो खाना खाने के लिए घंटी बजाते थे, कुत्ते समझ जाते थे खाने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब उनके बच्चे हुए तो उनको घंटी नहीं बजवाए, तो वो लोगों को सिखाना पड़ा। तो क्या वो आनुवांशिक हुआ? नहीं, वो दैहिक हुआ। इसी तरह सुमनर का चूहों में प्रयोग हुआ था। ठीक, अब आता है डार्विनवाद। डार्विनवाद, ये चार्ल्स डार्विन जो थे, ये क्या थे? ब्रिटिश जहाज से 28 वर्ष की उम्र में बीगल जहाज से कई द्वीपों पर समुद्र में, आवाज भी डिस्टर्ब हो रहा है, मैं जानता हूँ बच्चों, लेकिन क्या करूँ, ठीक है, गरीबी इस तरह से हावी है कि मैं अमीर नहीं हो पाया। घबराओ मत, व्यवस्थाएं होंगी, दिन सब अच्छे बुरे कट जाते हैं, आप पढ़िए बस। चलिए ध्यान दीजिए। तो बीगल जहाज से ये कई द्वीपों पे टहले और वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जंतुओं को देखा। ठीक है, आप बात न करिए, आप लोग बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बात न करिए, क्लास है। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया और देखा क्या कि एक जंतु में दूसरे जंतु से कैसे समानता थी और उनमें कैसे विभिन्नताएं थी। तो उनमें जो कुछ विभिन्नताएं थी वो दो तरह की थी, समानताएं भी थी और विभिन्नताएं भी। विभिन्नताएं दो तरह की थी, एक था लाभदायक, एक था हानिकारक। तो कुछ विभिन्नताएं लाभदायक भी हुई, कुछ हानिकारक भी हुई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हुई। और इन्हीं
भिन्नताओं से नए जाति का निर्माण भी हो गया, जिसे हम प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक, इन्होंने अपनी जो ये प्रयोग किया और जीवों पर देखा कि नए नए जीव कैसे कैसे धीरे धीरे दूसरे जीवों से भिन्न हो रहे हैं, उसको उन्होंने अपनी पुस्तक क्या प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति में पूरी तरह से उल्लेखित किया, वर्णन किया और बताया। ठीक, और इस सिद्धांत को हम प्राकृतिक वर्णवाद के रूप में जानते हैं। अब आता है डार्विनवाद। डार्विनवाद को सबसे पहले लिया जाता है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। तो देखिए भैया, एक जैसे हर जीव जितने भी हैं, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सब में संतान उत्पत्ति करने की बहुत क्षमता है। ठीक है ना। अगर इंसानों के ब्याह 13-14 साल में हो जाए और अपने दादी वादी से पूछे, वो लोग ने 13 साल 12 साल की दुल्हन बन गए थे, और उनके जब लड़का बना, पहला लड़का, तो पता चला 15-16 साल थोड़े से तेज थे। तो अगर वो 15-16 साल से बच्चा देना शुरू कर दे, मतलब उनके बच्चे होने शुरू हो जाए, और आप 50-55 साल में मेनोपॉज होता है, वहाँ तक बच्चे होते रहें, और हर एक साल, मान लीजिए 2 साल पे एक बच्चे हों, तो 15 से लेकर 55 के बीच में कितना समय बचा? 15 5 20 हो गया, 20 30 50 और 5 मतलब 40 साल हो गए। 40 साल में अगर 2 साल पे बच्चे पैदा हों तो 20 तो आराम से पैदा हो जाएंगे। 2 साल पे भी बच्चे पैदा हों तो 20 तो आराम से पैदा हो जाएंगे ना। तब फिर हमको क्या होगा? वही सुदामा जी उनके जैसी कहानी हो जाएगी। किसके जैसी? कौरव वाली, 100 बच्चे वाला ना। बात समझ में आ रहा है? कौरव के 100 भाई थे ना, दुर्योधन 100 भाई था, दुर्योधन 99 भाई था, एक बहन दुस्सला थी, और एक भाई उसके नौकरानी, धृतराष्ट्र का संबंध एक नौकरानी से था, वहां से उससे युयुत्सु पैदा हुआ था। कौन पैदा हुआ था? युयुत्सु। ठीक, वो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। खैर, तो इसी तरह से हथनी का एक उदाहरण मैंने लिया है। हथनी 30 से 90 वर्ष में 6 बच्चे जन्म देती है। एक हथनी 30 से 90 वर्ष में 6 बच्चे की जन्म देती है। ऐसे अगर मान लीजिए 6 हथनी रहे तो कितने हो जाएंगे? 36 बच्चे हो जाएंगे ना। 36 बच्चे और हथनी रहेंगे तो ऐसे से बढ़ता जाएगा। पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? हाथियों की जाति बढ़ जाएगी। स्केरिस 2.5 करोड़ अंडा देता है। स्केरिस, मादा स्केरिस जो पेट में पेचिस पैदा कर देता है, वो कितने बच्चे पैदा करता है एक बार में? 2.5 करोड़। इसी तरह से सांप में देखिए, सांप एक टोकरी भर के अंडे देते हैं, सुने नहीं दिए? हाँ, छिपकली समय आप लोगों के घर में खूब पैदा हो रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे अंडे कई देते हैं। अगर सारे बच्चे जिंदा रह जाएं, सारे जीव जिंदा रह जाएं, तो फिर बताइए पृथ्वी पर यही जीव रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे, कोई और के रहने की जगह मिलेगी? तो प्रजनन दर के तुलना में आवास और भोजन घट जाएगा। जब आवास माने रहना और भोजन घट गया तो जीवों में आपस में क्या होने लगेगा? युद्ध होने लगेगा रहने के लिए। बोलिए। और जब युद्ध होगा तो विकास नहीं होगा, जीव जंतु में क्या होने लगेगा? मृत्यु दर बढ़ने लगेगी। अब आता है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष किसके लिए होता है और क्या होता है, इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को खूब प्रमोट करिए।